प्रश्न है, कहता है प्रजनन तंत्र से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। देखिए, मिडवाइफरी में आपको प्रजनन तंत्र के बारे में जानना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, डिस्क्राइब करना है। प्रजनन तंत्र क्या होता है, बताना है। देखिए, प्रत्येक प्राणी में जितनी भी क्रियाएं अंगों अथवा आंतरिक अंगों से निर्मित तंत्रों के द्वारा होती है, वे सभी शरीर को जीवित रखने के लिए होती है। परंतु प्रजनन या जनन की क्रिया से वंश वृद्धि अथवा अपने जैसे ही क्रम को निरंतर चलाने हेतु जीव उत्पन्न करना है। इसी क्रिया को प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया दो प्रकार की होती है। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे जो है अंग है, जो सब मिलकर तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन ये प्रजनन तंत्र के अलावा जितने भी तंत्र है, चाहे वो आपका पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, कार्डियोवास्कुलर मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया, जितने भी तंत्र है वह शरीर के जीवित रखने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, शरीर को जीवित रखने के लिए काम करता है। परंतु ये जो प्रजनन तंत्र जो होता है या जनन तंत्र जो है, इसका काम है कि अपने जैसे वंश का वृद्धि करना, ठीक है, या अपने जैसे व्यक्ति का जीवन को निरंतर आगे बढ़ाना, जीव उत्पन्न करना। ठीक है, और इसी क्रिया को हम लोग प्रजनन तंत्र कहते हैं। यह क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे देखते होइएगा, पाचन तंत्र का काम है, पाचन से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, भोजन को पचाता है, ठीक है, रस बनाता है। श्वसन तंत्र का काम है श्वसन करना, ठीक है, श्वसन क्रिया विधि करना। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम का काम है कि ब्रेन को और स्पाइनल को संतुलित बना के रखना। ठीक है ना। उसी प्रकार से बहुत सारे तंत्र हैं, सबका अपना अपना अंग है, काम है, और वह सब काम जो है शरीर को अच्छे से चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो जनन तंत्र है या प्रजनन तंत्र जिसे कहते हैं, इसका काम है वंश वृद्धि करना या अपने जैसे जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते रहना। ठीक है, जीव उत्पन्न करना, इसका काम ही यही है, और इसी क्रिया को हम लोग प्रजनन तंत्र कहते हैं। यह मेनली दो प्रकार के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश हमने दे दिया है। दो प्रकार के कहा जाए तो ए होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक प्रजनन क्रिया, और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन क्रिया। ये दो महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक शब्द से ही ज्ञान हो जाता है कि केवल एक कोशिकीय जीव में ही संभव होती है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया। देखिए, जितने भी एक कोशिकीय जीव है ना, उसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब अति सूक्ष्म जीव होता है, और इसमें जो है आपको एक लैंगिक जो है आपके एक कोशिकीय जीव में ही यह जो है अलैंगिक प्रजनन संभव होता है। ठीक है, मानव में नहीं होता है, मानव एक लैंगिक नहीं है, बहुलैंगिक है। ठीक है, दूसरा है लैंगिक प्रजनन, वो था अलैंगिक, ये है लैंगिक, वो था एसेक्सुअल, ये है सेक्सुअल। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो इस क्रिया में लैंगिक संसर्ग के द्वारा संतान उत्पन्न होता है। मतलब इस क्रिया में लैंगिक संसर्ग के द्वारा, मतलब लैंगिक प्रक्रिया के द्वारा संतान उत्पन्न होता है, जिसमें नर और मादा अथवा पुरुष एवं स्त्री के बीच लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं। मीन्स सेक्सुअल संबंध स्थापित होते हैं नर और मादा के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच। ठीक है, स्थापित होने से एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। जब मेल और फीमेल का संबंध बनता है, नर और मादा का जब संबंध बनता है, लैंगिक संबंध स्थापित होता है, मतलब सेक्सुअल संबंध बनता है, तो इससे नए जीव, नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसमें माता पिता दोनों आनुवांशिक गुण पहुँचते हैं। ठीक है, जिसमें माता का भी और पिता का भी दोनों के आनुवांशिक गुण जो है पहुँचता है अंडा में, और वह अंडा जो बच्चा के रूप में निकलता है, वह माता और पिता के दोनों के आनुवांशिक गुण उसमें होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन जो होता है पुरुषों में या नर और मादा के बीच सेक्सुअल रिलेशन को कहते हैं, जिसके थ्रू नए संतान की उत्पत्ति होती है, और इसमें जो होता है माता पिता से जो है आनुवांशिक गुण जो है बच्चे को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्त्री एवं पुरुष दोनों में ही विशिष्ट जननीय कोशिका जन्म से सेल होती है, जिनको युग्मक या गैमेट कहते हैं। आपको मैंने पढ़े होइएगा आप लोग फर्स्ट ईयर में कि ये जो आपका स्त्री और पुरुष के दोनों के मिलने से जो आपका निषेचन होता है, वह निषेचन युग्मनज कहलाता है। ठीक है, यह एक प्रकार के सेल होता है। ठीक है, दोनों के मिलने से एक प्रकार के जो अंडा बनता है वो सेल होता है, जिसे जन्म सेल यानी जननीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, पुरुष में ये शुक्राणु तथा स्त्री में डिम्बाणु होते हैं। ठीक है, ये जो युग्मनक होते हैं, जो युग्मनक बनते हैं, वो पुरुष के शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ
तथा स्त्री में ओवम के मिलने से होता है। ठीक है, शुक्राणु के डिंब के साथ संयोजन हो जाने पर गर्भधारण की क्रिया संपन्न होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि जब मेल का शुक्राणु फीमेल के डिंब के साथ मिलता है, संयोजन होता है, तो गर्भधारण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, जिससे फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट बनता है। यही जो मैंने बताया, पुरुष के शुक्राणु और ओवम मिलने से जो बनता है प्रोडक्ट, जो सेल बनता है, वही युग्मनज या जाइगोट कहलाता है, जो स्त्री के गर्भाशय की भित्ति में धंस जाता है। वहीं पर इसकी वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है, अब जो निषेचन की क्रिया होती है, तो उस निषेचन के बाद जो प्रोडक्ट होता है, जो युग्मनज होता है, वह कहाँ पे जाकर इम्प्लांट होता है, तो यूट्रस में जो है जाकर इम्प्लांट होता है और वहीं पर उसका वृद्धि और विकास होता है। यही कारण है कि आप लोग देखते होइएगा कि लोग कहता है गर्भाशय में बच्चा पल रहा है या गर्भाशय में है बच्चा। ठीक है ना, तो गर्भाशय में क्यों होता है? गर्भाशय में तो निषेचन होता नहीं है। निषेचन होता कहाँ है? निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के बाद वह जो प्रोडक्ट होता है मेल और फीमेल से जो मिलता है, वह जाइगोट जो है आकर आपके गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वह एक शिशु का रूप धारण कर लेता है और 9 माह के बाद इस शिशु का जन्म होता है, जो यूट्रस में जाकर अपना जगह ले लेता है, वहीं पर वृद्धि और विकास करता है। तो वह धीरे धीरे अंडा के रूप, धीरे धीरे शिशु के रूप धारण करता है और 9 माह के बाद जो है शिशु का जन्म होता है। ठीक है, आगे है, इस प्रकार से पुरुष के जनन संस्थान का कार्य शुक्राणु को उत्पन्न करना एवं स्त्री में संचारित करना। इस प्रकार जो पुरुष का जनन अंग है, पुरुष के जनन अंग का यही काम होता है कि वह जो है शुक्राणु को उत्पन्न करता है और स्त्रियों में जो है संचारित करता है। ठीक है, इसका यही काम है पुरुष के जनन अंग का। स्त्री जनन संस्थान का कार्य है डिंब को उत्पन्न करना, अंडा को उत्पन्न करना, और यदि वह गर्भित हो जाता है, ठीक है, तो उस डिंब का पोषण करना है। ठीक है ना, अब जब तक कि वह पूर्ण विकसित होकर शिशु के रूप में उसका जन्म नहीं हो जाता है, और फिर स्तनपान करके उसका पोषण करना। ठीक है, जब तक कि वह खाने पीने लायक नहीं हो जाता है। तो बातें को समझिएगा, स्त्री जनन का काम है डिंब बनाना, डिंब बनाकर वह डिंब को जो है रिलीज करता है। ठीक है, जहाँ पे पुरुष के सीमन के साथ जो है जाकर मिलता है और वहाँ पे जो है निषेचन क्रिया होती है। डिंब का काम है डिंब को पोषण करना भी। ठीक है, ताकि वह वृद्धि और विकास कर सके और शिशु के रूप में उसका जन्म हो जाता है। ठीक है, फिर संतान करके उसका पोषण, फिर स्तनपान करके उसका पोषण करना, और जब तक कि खाने पीने लायक नहीं हो उसको जो है सारा चीज़ जो है प्रोवाइड कराना स्त्री जनन संस्थान का ये काम होता है। तो ये हो गया आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपको देखिए, जितने भी बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें लैंगिक जनन होता है, और जो एक कोशिकीय होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है। बस इतना आप लोग समझ के रखिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। आगे चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे दिया है, आप इंग्लिश में इसको अच्छे से समझ सकते हो। यह सब PDF वेबसाइट पर डल जाता है, आप जाकर देख लीजिएगा। अब आता है स्त्री के प्रजनन अंगों के नाम चित्र सहित वर्णन कीजिए। आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि स्त्री के जनन तंत्र के बारे में चर्चा करें। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पे तो सिर्फ नाम लिखने के लिए पूछा है, बट अगर नाम भी अगर आप सिर्फ जान जाते हैं तो सब में 1-2 लाइन आराम से आप लिखिएगा। फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ाई हो चुका है, इसलिए यहाँ पे डिटेल्स पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस एक तौर पे मैं आपको झलक दिखला देता हूँ कि कौन कौन से ऑर्गेन जो है होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ताकि आपको दिमाग में आ जाए। समझ गए? स्त्री के प्रजनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्त्री के प्रजनन अंगों को आंतरिक एवं बाह्य 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जो निम्नलिखित है। ठीक है, स्त्री के जो जनन अंग है वह 2 भागों में विभाजित होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, 2 भागों में। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। आंतरिक, इंटरनल में कौन कौन सा होता है? देखिए, आंतरिक प्रजनन अंग निम्नलिखित है। फीमेल के जो आंतरिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो अंदरूनी तौर पे होता है, उसमें आपका होता है ओवरीज, अंडाशय, जो अंडा बनाता है। ठीक है, उसके बाद डिंब वाहिनियाँ, फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब होता है, समझ गए, या इसी को यूटेराइन ट्यूब कहते हैं। तो ये होता है अंदर में, और अंदर में ही यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है। तो जो अंदरूनी जो रचना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा है नहीं, महत्वपूर्ण तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। बस यही 3 है, इसको ध्यान में आप लोग को रखना है। यह हो गया इंटरनल तौर पे। ओके, अब जो एक्सटर्नल है, स्त्री के बाह्य जननांग जो है, स्त्री के बाहर से जो जननांग दिखता है वह निम्नलिखित है। जैसे देखिए,
मॉन्स प्यूबिस है, जघन सेल कहते हैं। बृहत योनि ओस्ट, लेबिया मेजोरा, एक लेबिया माइनोरा होता है। क्लिटोरियस होता है। उसके बाद है लघु एवं बृहत योनि प्रघान होता है, ठीक है। ग्रेटर वेस्टिब्यूल होता है। उसके बाद योनि छद हाइमिन होता है और वैजिना होता है। तो मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूँ तो ज़्यादा समझ में शायद आएगा, तो देख लीजिए। देखिए फिगर के माध्यम से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ही आएगा। देख लीजिए, जैसे ये हो गया एक्सटर्नल वाला, ठीक है, एक्सटर्नल वाला। अब इसमें आपको पता है कि एक्सटर्नल में अंदरूनी जो होता है एक्सटर्नल वाला में, वह क्या क्या होता है आपका, अब अभी पढ़ें, यूट्रस होता है। तो यह वाला यूट्रस है, ये अंदरूनी जो आप खाली स्थान देख रहे हैं इसके अंदर ये यूट्रस होता है, ठीक है। ए वाला जो आप देख रहे हैं ए वाला, और ए वाला जो आप देख रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है। उसके बाद ये जो वाइट देख रहे हैं ए वाला और ये वाला, यह आपका ओवरीज होता है, अंडाशय होता है, समझ गए। और ये बीच का जो जगह देख रहे हैं हल्का सा छिद्र वाला, यह सर्विक्स होता है, ठीक है। और ये वाला जो जगह आप देख रहे हैं तो वैजिना होता है, ठीक है, वैजिना होता है। तो ये हो गया आपका अंदरूनी सतह। लेकिन बाहरी सतह जो होता है देख लीजिए एक बार, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया मॉन्स प्यूबिस यानी जघन सेल। तो जो आपके वैजिना होता है, वैजिना के ठीक ऊपर वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, यह मॉन्स प्यूबिस होता है जिस पर बाल उगते हैं, ठीक है, इसी पर बाल उगता है, ओके, फीमेल के। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये होता है क्लिटोरियस, जो फीमेल में मेल के सीसन के समान होता है, मेल के पेनिस के समान यह क्लिटोरियस होता है, इसी में उत्तेजनशीलता होता है, ठीक है। उसके बाद है ये है लेबिया मेजोरा, ये वाला जो साइड से देख रहे हैं फूला हुआ जगह, ये लेबिया मेजोरा होता है, ठीक है, ये लेबिया मेजोरा होता है, बाहर से फूला हुआ सतह। उसके बाद लेबिया माइनोरा होता है, जो ये आप देख रहे हैं तितली के पंख के समान निकला हुआ है, यह लेबिया माइनोरा होता है जो कि ढकने का काम करता है, ठीक है। हाइमिन होता है, ये आपका एक झिल्ली के समान होता है, हाइमिन होता है, जो एक पतली झिल्ली के समान होता है, ये हाइमिन होता है, ठीक है। और वैजिनल ओपनिंग, यहाँ पे एक छिद्र होता है जो वैजिनल ओपनिंग होता है, ठीक है। और ऊपर में जो ओपनिंग होता है यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। तो इस चीज़ को जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, कहाँ क्या होता है बता दिए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। चलिए, इसी प्रकार से मैं आपको बता दूँ कि यूट्रस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, 5 नंबर में कह देगा कि यूट्रस के बारे में सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तो ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तो इसको भी देख लीजिए। यूट्रस एक महिला के गर्भाशय की आकृति नाशपाती के जैसी होती है, ठीक है। यह श्रोणी गुहा में मूत्राशय के पीछे व मलाशय के आगे स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, तो जो मूत्राशय ब्लेडर होता है उसके पीछे और मलाशय जो सबसे पीछे होता है उसके आगे, यानी मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होता है। यह एक भ्रूण को यानी शिशु को रखने वाला खोखला कैविटी मांसपेशी द्वारा निर्मित स्त्रियों का अंग होता है। मतलब जो यूट्रस होता है मांसपेशी का बना हुआ एक खोखला ऑर्गेन होता है जो बच्चे को पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और यह मूत्राशय के पीछे और मलाशय के आगे स्थित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिगर है, फिगर के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए, और फिगर के माध्यम से ही समझ लीजिएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं बता देता हूँ तो आप समझ ही जाइएगा कि इसका क्या काम है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ए वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, जहाँ पे बिल्कुल पतला छिद्र होता है, तो ये सर्विक्स का एरिया होता है, ठीक है। जो आपके वैजिना और यूट्रस के बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है वो सर्विक्स होता है, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए मायोमेट्रियम है, तो आपको पता होना चाहिए यूट्रस 3 लेयर में बना है, मांसपेशी का है, तो मांसपेशी 3 लेयर में है। जो ये मायोमेट्रियम आप देख रहे हैं ये बीचला परत होता है, ये बीचला परत, ठीक है। ये बीचला परत जो आप देख रहे हैं ना, ये मायोमेट्रियम है, ठीक है। उसके बाद जो लाल अंदरूनी परत होता है, ये वाला परत, ये वाला परत, ये वाला इंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। और पेरीमेट्रियम कौन सा होता है, तो ये जो बाहरी लेयर आप देख रहे हैं, ये बाहरी लेयर जो देख रहे हैं, ये बाहरी लेयर ये होता है पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये पेरीमेट्रियम बीच वाला होता है, ये मायोमेट्रियम, और लास्ट वाला होता है इंडोमेट्रियम, ठीक है। 3 लेयर में बना है। रही बात आप ए वाला जो देख रहे हैं और ए वाला जो देख रहे हैं, ये होता है ओवरी, अंडाशय, जो अंडा को बनाता है, ठीक है। और ये जो अंगुली नुमा जो संरचना आप लोग देख रहे हैं, ये अंगुली नुमा जो संरचना देख रहे हैं, ये होता है फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी होता है जो अंगुली नुमा संरचना होता है, ये वाला जो अंडा को पकड़ के रखता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये वाला देखते हैं जो इससे कनेक्ट है, ये वाला जो कनेक्ट है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं पता है आप लोग को, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसको जो है क्या कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ओवरियन लिंगामेंट, ओवरियन लिंगामेंट जो ओवरी को पकड़ के रखता है, ठीक है। और आपको पता है ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये
ये फैलोपियन ट्यूब होता है जिसे यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। और यूट्रस के जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है यह फंडस कहलाता है, और बीच में जो खोखला क्षेत्र होता है यह यूट्रस कहलाता है, जहाँ पे बच्चा आके रहता है। ठीक है, और बाकी के ये एरिया आपको पता ही है कि वेजिना का होता है। समझ गए? तो सबका काम बता ही दिए। यूट्रस 3 लेयर में बना है। यूट्रस का काम है बच्चों को जो है पालन पोषण करना। ठीक है, मासिक धर्म में भूमिका निभाता है। समझ गए? फंडस यहाँ पे होता है। समझ गए? फैलोपियन ट्यूब निषेचन में भूमिका निभाता है। ठीक है, ओवरियन जो है हार्मोन बनाता है, अंडा बनाता है। ठीक है, इंडोमेट्रियम लेयर है, मायोमेट्रियम लेयर है, पेरीमेट्रियम भी एक लेयर होगा। सर्विक्स का काम है कि यह जो है सीमन वगैरह को अंदर जाने देता है। ठीक है ना, तो ये जो है दोनों के कनेक्टिविटी का काम करता है। ठीक है, फिम्बरी का काम है कि यह अंडा को पकड़ के रखता है। वेजिना का काम है मूत्र निष्कासन करना, बच्चे का जन्म देना। ठीक है, तो वीर्य को अंदर प्रवेश कराना। तो ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, मैंने बता दिया अच्छे से, समझ गए? कहता है स्त्री पेल्विस क्या है। ठीक है ना, स्त्री पेल्विस क्या है? अस्थिमय श्रोणि की रचना का वर्णन करे। मतलब जो फीमेल का जो, देखिए मेल में भी पेल्विस होता है, फीमेल में भी पेल्विस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजिकल है, यहाँ पे फीमेल पेल्विस का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, भूमिका है। तो इसको बारे में जानना है, और साथ में जो आपको स्ट्रक्चर बोनी पेल्विस के बारे में हमको वर्णन करना है। ठीक है, चलिए स्त्री पेल्विस होता क्या है? श्रोणि अस्थि कंकाल। ठीक है ना, श्रोणि बोनी, वही जो भी कहिए बोनी पेल्विस, चूँकि पेल्विस जो है आपका पूरे हड्डी का संरचना ही होता है, ध्यान दीजिएगा। श्रोणि अस्थि कंकाल स्केलेटन के मध्यम में रीढ़ की हड्डी के सामने की ओर अस्थियों से निर्मित एक तसला की आकृति के समान एक रचना होती है जो धड़ से टांगों को जोड़ती है। मिडवाइफरी में स्त्री की श्रोणि का अधिक महत्व है। ठीक है, स्त्री पेल्विस, देखिए पेल्विस जो होता है वह एक खोखला कंकाल होता है। ठीक है, खोखला एक कंकाल होता है जो रीढ़ के हड्डी के सामने, ठीक है, जो आपका बैकबोन होता है, उस बैकबोन के नीचे में, ठीक है ना, नीचे जो है अस्थियों से निर्मित एक तसला की आकृति के समान एक रचना होती है। कुछ इस प्रकार से जो है आपके, ठीक है ना, कुछ इसीलिए इसे जो है तसला की आकृति कहा गया। कुछ इस प्रकार से रचना होता है। ठीक है, जो धड़ मतलब समझ रहे, जो बॉडी से नीचे टांगों को जोड़ता है। ऊपर में होता है बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका कुछ पेल्विस, इस प्रकार से कुछ पेल्विस होता है, और फिर नीचे होता है आपका टांग, तो ही जोड़ता है। मिडवाइफरी में स्त्री के पेल्विस का अधिक महत्व है। बातें को समझ गए? चलिए, तो जो फीमेल पेल्विस होता है, फीमेल पेल्विस पुरुष की श्रोणि की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है। देखिए फीमेल का जो पेल्विस होता है, फीमेल का जो श्रोणि होता है वह पुरुषों की तुलना में अधिक चौड़ी होता है। इसीलिए आप लोग देखिएगा कि जो फीमेल का जो वेस्ट होता है, जो कमर होता है, वह मेल के तुलना में अधिक जो है ज़्यादा चौड़ा दिखता है। ठीक है, इसी में स्त्री के जननांग स्थित होते हैं। इसी पेल्विक कैविटी में जो है फीमेल के जो भी जननांग है वो स्थित होते हैं। समझ गए? श्रोणि की आकृति घुमावदार, गोल और कम गहरी तथा अधिक चौड़ी रहती है। ये जो पेल्विस होता है, पेल्विस के जो स्ट्रक्चर रचना जो होता है वह घुमावदार होता है। ठीक है, इस प्रकार से घुमावदार होता है, और गोल, थोड़ा सा हल्का गोल भी कह सकते हैं, कम गहरी होता है, अधिक चौड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सब प्यूबिक 90 डिग्री पर रहता है। इसकी सियाटिक खांच, नोच जो होता है चौड़ी रहती है। गर्भावस्था के समय गर्भाशय में शिशु रहता है, जो गर्भ अवस्था का समय पूरा होने पर आउटलेट से बाहर निकलता है। ठीक है, कहता है इसमें सब प्यूबिक 90 डिग्री रहता है, जिसकी सियाटिक खांच चौड़ी होती है। ठीक है, चौड़ी होती है। गर्भ अवस्था के समय गर्भाशय में, मतलब यूट्रस में शिशु रहता है, जो गर्भ अवस्था का समय पूरा होने पर, मतलब पूरे कंप्लीट 9 महीने होने पर आउटलेट से बाहर निकलता है। पेल्विस के आउटलेट होता है, उस आउटलेट से बाहर निकलता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यही आपका पेल्विस है। ठीक है, क्या है? यही पेल्विस है। समझ गए चीज़ों को? यही पेल्विस है। अब यहाँ पे जो हरा रंग वाला दिखा रहा है, यह स्कियम बोन है। यह 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। ठीक है, कौन सा? ये जो आपका पेल्विस होता है मुख्यतः 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। ये जो हरा वाला आप देख रहे हैं, हरा वाला एरिया जहाँ जहाँ नीचे से देख रहे हैं, यह आपका होता है स्कियम। पीला वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये जो पीला वाला भाग है, ये वाला जो पीला वाला भाग है, यह है आपका प्यूबिस। ठीक है, प्यूबिस होता है। और ये जो आपका प्लेट जैसे रचना आप लोग देख रहे हैं,
प्लेट जैसे रचना जो आप देख रहे हैं, यह रेड वाला होता है एस्कियम, और ये वाला भाग आपका कॉक्सिक्स होता है। ठीक है, पूंछ के भांति जो होता है एक कॉक्सिक्स रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यही आपका जो है कुछ इस प्रकार से पेल्विस होता है। और मैं बता दूं, ये पेल्विस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रदान करता है। इसी में महिला का पूरे जनांग होता है। चाहे मेल का भी अगर बात करेगा तो उसका भी रहता है। समझ गए चीज़ें को। तो ये जो पीला वाला नाम है इसका एस्कियल स्पाइन नाम है। ठीक है, हरा वाला को एस्कियल ट्यूबरसिटी नाम है। ठीक है, ये बीच में जो है इसे हम लोग ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं। ऑब्टूरेटर, ये जो बीच वाला छिद्र देख रहे हैं ये वाला, यह ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है। और उसके बाद साइड वाला ये जो होता है इसे हम लोग एसिटाबुलम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हड्डी के अगर नाम पूछेगा तो हरा वाला ये जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला जो निकला हुआ भाग है हड्डी का, यह एस्कियम कहलाता है। पूरे प्लेट जैसे रचना होता है सपाट वाला ऊपर, यह इलियम होता है। और ये दो जो ज्वाइंट वाला एरिया होता है ऊपर में, ये हरा वाला से ऊपर, वह प्यूबिस होता है। ठीक है, यानी ऊपर में सबसे बड़ा एरिया इलियम का, ठीक है, सबसे नीचे एस्कियम का, ठीक है, और मध्य वाला भाग, मध्य और ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग प्यूबिस का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब मिलकर पेल्विस बनाता है। बाकी ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है एस्कियल स्पाइन। ठीक है, ये है आपका एस्कियल स्पाइन। उसके बाद होता है एक कोन वाला जो निकला हुआ रहता है एस्कियल ट्यूबरसिटी। छिद्र जो है इसे ऑब्टूरेटर फोरामेन, और ए वाला भाग साइड वाला एसिटाबुलम। ठीक है, ये याद अगर नहीं रहे नाम सब तो कम से कम ये 3 जरूर याद रखिएगा कि कौन क्या है। ठीक है, और ये होता है आपका पूंछ वाला कॉक्सिक्स, और यही तो जुड़ता है रीढ़ की हड्डी से ऊपर। ठीक है ना, तो यही चीज़ें हो गया, समझ गए। और ये जो आप लोग खाँच देख रहे हैं, ये वाला खाँच, ये दोनों साइड से खाँच, यह खाँच जो है आपके जांघ का होता है। ये खाँच किसका होता है? जांघ का। इसी में जो है साफ्ट, जांघ का जो साफ्ट होता है इसी में आकर जो है आपके जांघ के हड्डी का जो साफ्ट होता है इसी में आके फिट होता है, इसी खाँच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। आगे चलिए यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, ये भी आपका उसी का संरचना। ठीक है, पेल्विस का ही। वहाँ पे हड्डी के बारे में जानेंगे कि 3 हड्डी होता है। देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे एलियम है। ठीक है, एलियम है साइड वाला। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा रियल में आपको बता सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो भाग होता है यही ब्रीम का भाग होता है। ठीक है, यही वाला भाग जो होता है पेल्विक ब्रीम होता है, जिसको जो है प्रस्तुति यहीं से बच्चा का जो है आगे की तरफ निकलता है। ठीक है, तो ये पेल्विक ब्रीम हो गया। आपको पता है ये हो गया आपका पूंछ वाला कॉक्सिक्स हो गया, ये वाला हो गया सेक्रम, और यहीं से आपके रीढ़ की हड्डी जो है ऊपर आपके बॉडी के पिछले वाला भाग जो रीढ़ हड्डी होता है वह ज्वाइंट रहता है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सारे चीज़ों, और आपको पता है अभी मैंने बताया कि इस साइड में एस्कियल स्पाइन होता है। ठीक है, ये आपका प्यूबिक बोन है। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है, और इसको जो साइड वाला एरिया होता है इलियम का, उसको हम लोग कहते हैं इलियक क्रेस्ट। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो नॉर्मल तौर पर ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आपको पता है, मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि जो पेल्विस बोन होता है वह कितने हड्डियों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो श्रोणी बोन्स ऑफ पेल्विस, श्रोणी निम्न अस्थियों से मिलकर बनता है। कौन कौन अस्थि से मिलकर बनता है, चूँकि हमें पेल्विस, बोनी पेल्विस के बारे में भी समझाना है। ठीक है ना, तो एक होता है 2 इनोमिनिएट बोन जिसे हिप बोन कहते हैं, 2 अनाम अस्थि यानी 2 इनोमिनिएट बोन, या इसी को हिप बोन कहते हैं, जो दोनों साइड से आपके खाँच में लगता है। ठीक है ना, पेल्विस के। एक होता है सेक्रम बोन। ठीक है, एक त्रिक या सेक्रम बोन होता है। ठीक है, उसके बाद है एक अनुत्रिक या कॉक्सिक्स बोन, एक कॉक्सिक्स बोन, एक सेक्रम और 2 हिप बोन। कुल मिलाकर 3 हड्डी से मिलकर यह बना होता है। ठीक है ना, पेल्विस, तो याद रखिएगा। ठीक है, हिप बोन, 2 अनाम अस्थि यानी 2 इनोमिनिएट बोन या 2 हिप बोन वही होता है, 1 सेक्रम और एंड 1 कॉक्सिक्स, क्योंकि सेक्रम और कॉक्सिक्स दोनों एक ही एक होता है, हिप 2 होता है, इसलिए कुल मिला के 4 होता है। लेकिन प्रकार पूछेगा तो 3 ही प्रकार के हड्डियों से मिलकर यह बनता है। ठीक है, चलिए
अब ये समझ गए। अब आ गया श्रोणि के विभिन्न प्रकार। अब हमें टाइप्स ऑफ पेल्विस के बारे में समझना है कि भाई पेल्विस का कितने प्रकार होता है। तो अभी तक अगर नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए कि पेल्विस का भी अपना अलग अलग प्रकार होता है, ठीक है। किसी में कोई पेल्विस, किसी में कोई पेल्विस पाया जाता है। पेल्विस की संरचना तथा किनारों ब्रीम के आधार पर, किनार समझ रहे हैं, ए वाला जो बीच वाला जगह था उसके किनारों के आधार पर 4 प्रकार की होती है, क्योंकि यही ब्रीम जो है बच्चे के जन्म में बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। तो पेल्विस के स्ट्रक्चर और ब्रीम के आधार पर यह 4 प्रकार की होती है। पहला है गाइनिक्वाइड पेल्विस, एंड्रोइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, प्लेटिप्लोइड पेल्विस, ठीक है। ये चारों याद रखिएगा, गाइनिक्वाइड पेल्विस, एंड्रोइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ठीक है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस और प्लेटिप्लोइड पेल्विस। ये चारों पेल्विस याद रखिएगा, अच्छा है, बहुत सुंदर है। आपसे एग्जाम में 5 नंबर में पूछ देगा कि पेल्विस के बारे में बताइए, तो पेल्विस और उसके संरचना के बारे में बताना पड़ेगा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पेल्विस, गाइनिक्वाइड पेल्विस, एक मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉयड, उसके नाम से है एंड्रॉयड, और एक गाइनिक के नाम से है, गाइनिकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो उसी के नाम से है गाइनिक्वाइड पेल्विस। एक मोबाइल के सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड पेल्विस, और एक एंथ्रोपॉइड मतलब जो एंथ्रोआ होता है, एंथ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा जानते हैं, चिट्टी मकड़ी ये सब जो होता है, जो रेंगने वाला होता है, एंथ्रोपॉइड। तो हो गया आपका एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ठीक है, और प्लेटिप्लोइड पेल्विस। ये 4 याद रखिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। चले आगे। अब बारी बारी से सबको हम लोग जो है समझेंगे। गाइनिक्वाइड पेल्विस, इसे समान स्त्री की असली पेल्विस माना। देखिए गाइनिक्वाइड पेल्विस जो होता है ना, सबसे बेस्ट पेल्विस माना जाता है, यह स्त्री के लिए सबसे बेस्ट पेल्विस होता है, ठीक है। और यह समान नॉर्मल जो स्त्री होती है उसको यह असली ट्रू पेल्विस के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रकार के श्रोणि का ब्रीम गोल तथा पर्याप्त स्थान को घेरने वाला रहता है, ठीक है। इस प्रकार के जो पेल्विस का जो ब्रीम होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो ब्रीम गोल होता है और यह पर्याप्त स्थान को घेरने वाला होता है, ठीक है। साइडों के किनारे सीधी रहती है, गुहा छिछली यानी कम गहरी होती है। देखिए छिछली होती है, देखिए पेल्विस उसे ही सही माना जाता है जो गड्ढा कम हो, ठीक है, गड्ढा कम हो चलेगा, बट चौड़ाई उसको अच्छा से मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। तो गाइनिक्वाइड पेल्विस में यही होता है कि उसका कैविटी कम गहरा होता है, छिछला होता है, लेकिन ठीक है ना, कम गहरी होती है यानी छिछली होती है, समझ गए। श्रोणि का अगला भाग पर्याप्त चौड़ा तथा सेक्रम टेढ़ा व मुड़ा हुआ रहता है। अब इसमें जो पेल्विस का अगला भाग होता है वह पर्याप्त चौड़ा होता है, ठीक है ना, अगला वाला ऊपर वाला भाग, और जो सेक्रम होता है वह टेढ़ा व मुड़ा हुआ रहता है। सेक्रम आप लोग देखे हैं ना कहाँ पे था। उसके बाद एस्कियल बोन उभरे नहीं होते हैं बल्कि ब्लंट होते हैं, ठीक है। अब एस्कियल स्पाइन कहाँ होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एस्कियल स्पाइन उभरे नहीं होते हैं बल्कि ब्लंट होते हैं, ठीक है। सियाटिक नोक काफ़ी चौड़ी तथा 90 डिग्री का कोण बनाने वाली आर्क होती है। वही जो आप लोग देखे हैं क्या बोलते हैं उसको, जो जांग, जो हिप वाला है, जांग वाला जो हड्डी, जो ज्वाइंट वाला नोच होता है वह काफ़ी चौड़ा और 90 डिग्री का कोण बनाने वाला गड्ढा यानी आर्क होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका गाइनिक्वाइड पेल्विस। एक बात समझ लीजिए, गाइनिक्वाइड पेल्विस सबसे बेहतर पेल्विस होता है स्त्रियों के लिए, और यह बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है यह पेल्विस, ठीक है। यह पेल्विस कम जो है गहरा होता है यानी छिछला होता है, और ज़्यादा चौड़ा होने के कारण, ठीक है, यह पर्याप्त चौड़ा, और इसका जो सेक्रम होता है वह टेढ़ा व मुड़ा हुआ होता है। इसका जो एस्कियल स्पाइन उभरा हुआ ज़्यादा नहीं होता है, और जो सियाटिक नोक होता है वह काफ़ी चौड़ा होता है, और 90 डिग्री का कोण बनाने वाली आर्क होती है, गड्ढा होती है, जहाँ पे आपके हिप बोन आके शिफ्ट होता है, ज्वाइंट करता है, ठीक है। अब आता है दूसरा है एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस कहने का मतलब होता है कि इस प्रकार के श्रोणि पुरुष श्रोणि यानी पेल्विस के समान होती है, इसलिए इसको पुरुष श्रोणि भी कहते हैं। अब ये जो एंड्रॉयड पेल्विस आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या एंड्रॉयड पेल्विस जिस प्रकार से गाइनिक्वाइड पेल्विस एक समान महिला के लिए बहुत बेहतर होता है, उसी प्रकार से एंड्रॉयड जो पेल्विस होता है यह पुरुषों के लिए काफ़ी बेहतर होता माना जाता है, ठीक है। तो यह पुरुषों के समान जो है होता है, इसीलिए इसको पुरुष का श्रोणि कहा जाता है एंड्रॉयड पेल्विस का, ठीक है। इसके श्रोणि के किनारे यानी ब्रीम जो होता है यह हृदय के आकार के रहते हैं। इसकी अगला भाग तंग रहता है, ठीक है। इसका जो किनारा होता है वह हृदय के आकार, ठीक है, मतलब जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, आकार के रहता है। इसका अगला भाग तंग होता है। इसके पीछे की भित्तियाँ सीधी नहीं होती है बल्कि अभिसरित
कन्वर्जेंट रहती है, जिससे श्रोणि फनाल के समान संकरी होती है और गहरी गुहा होती है। सीधा समझिए कि ये जो एंड्रॉयड पेल्विस है यह पुरुषों के लिए सबसे बेस्ट पेल्विस माना जाता है। यह जो है आपका ज़्यादा जो है गड्ढा होता है, जिस प्रकार से महिला के पेल्विस ज़्यादा गड्ढा नहीं होता है, लेकिन यह जो पेल्विस एंड्रॉयड वाला है यह ज़्यादा गहरा रहता है, संकरा रहता है, ठीक है। और प्यूबिक आर्क जो होता है वह 90 डिग्री से कम होता है। वहाँ पे गायनेकोइड में देखे हैं कि जो आर्क होता है 90 डिग्री के कोण पर होता है, लेकिन इसमें जो प्यूबिक आर्क होता है वह 90 से कम होता है एंड्रॉयड वाला में। इस प्रकार के श्रोणि शिशु जन्म के लिए अनुकूल नहीं रहती है। ऐसी श्रोणि कम लंबी तथा मोटी स्त्रियों की होती है। देखिए, ये तो आपके पुरुष में हो ही गया। पुरुष में तो एंड्रॉयड पेल्विस रहता ही है, पुरुषों के समान ही है। लेकिन किसी स्त्री में अगर यह होता है तो यह ज़्यादा लंबा और ज़्यादा मोटे जो स्त्री होती है उसमें जो है यह एंड्रॉयड पेल्विस होने की संभावना बना रहता है, ठीक है। और यह जो है शिशु के जन्म के देने के लिए अनुकूल नहीं होता है। इसलिए जो महिला का पेल्विस अगर सही नहीं है, एंड्रॉयड पेल्विस में है, तो उसको ज़्यादा कष्ट होता है जन्म देने में बच्चे को, ठीक है। तीसरा है प्लेटिपेलोइड पेल्विस। प्लेटिपेलोइड पेल्विस कहने का मतलब है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्लेटिपेलोइड पेल्विस यह श्रोणि सपाट या चपटी रहती है। प्लेटिपेलोइड मतलब यह प्लेट की तरह सपाट रहता है, नाम से ही है प्लेटिपेलोइड मतलब यह प्लेट की तरह सपाट चपटी होती है। इसकी ब्रीम किडनी की आकृति जैसी होती है, ठीक है। इसकी जो ब्रीम होती है किडनी की, अब आपको पता होना चाहिए कि किडनी कुछ इस प्रकार से जो है आपका होता है, इसी प्रकार से इसका ब्रीम भी रहता है, मतलब बीच का जो आपका किनार होता है इसी प्रकार से होता है, ठीक है। इसकी पार्श्व मतलब इसके पीछे की दीवारें अप्रसारित बाहर की ओर मुड़ी हुई रहती है। सैक्रम चपटा व लंबा रहता है, ठीक है। गुहा कम गहरी होती है। स्कियल स्पाइन ब्लंट होते हैं। इस प्रकार की श्रोणि बहुत कम स्त्रियों में पाई जाती है। तो जो प्लेटिपेलोइड होता है यह जो है सपाट और चपटा रहता है। इसका ब्रीम जो है किडनी की आकृति जैसा रहता है, ठीक है। यह पीछे के दीवारें इसका अप्रसारित रहता है और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है। अब इसमें का जो सैक्रम होता है वह भी चपटा और लंबा होता है, क्योंकि यह श्रोणि ही चपटा है, तो भाई सैक्रम भी चपटा रहता है इसमें। यह कम गहरा होता है। ये स्कियल स्पाइन इसमें ब्लंट रहता है और इस प्रकार के श्रोणि बहुत कम स्त्रियों में पाई जाती है, ठीक है, प्लेटिपेलोइड वाला। चौथा और आखिरी है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। इस प्रकार की पेल्विस में लंबे अंडाकार ब्रीम होते हैं, ठीक है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस में यह अंडे की आकार का जो है इसमें ब्रीम होता है और यह लंबा होता है। इसमें एंटेरियर पोस्टेरियर व्यास ट्रांसवर्स व्यास में अधिक लंबा होता है। इसमें जो आगे और पीछे का जो व्यास होता है वह ट्रांसवर्स यानी तिरछे व्यास से अधिक होता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि जैसे मान गए यह जो है आपका अंडे की आकृति में है, ठीक है, ये अंडे की आकृति है, समझ गए। अब आप लोग समझिए खुद कि आप जैसे अगर ये आप तिरछा करते हैं, ऐसे तिरछा कीजिएगा तो, और ये सीधा कर दिए तो सीधा वाला ज़्यादा बड़ा है जबकि ये तिरछा वाला कम है। तो वही कहता है इस प्रकार में जो ट्रांसवर्स तिरछा वाला होता है, तिरछा वाला व्यास अधिक होता है। आप इसमें एंटेरियर पोस्टेरियर व्यास जो है ट्रांसवर्स व्यास से अधिक होता है, मतलब आगे और पीछे का जो व्यास होता है ज़्यादा होता है ट्रांसवर्स से, ठीक है। इस प्रकार की श्रोणि में सियाटिक नोक काफ़ी चौड़ी होती है। सियाटिक नर्व जो आपके आकर जो जुड़ने वाला होता है, जांघ का खांच जो होता है काफ़ी चौड़ा होता है। सैक्रम इसमें लंबा रहता है जबकि प्लेटिपेलोइड में सैक्रम चपटा रहता है। इस तरह की श्रोणि लंबे कद तथा संकरे कंधों वाली स्त्रियों में पाई जाती है। ये जो आपका होता है एंथ्रोपॉइड वाला, यह काफ़ी लंबे कद के स्त्री में, और नैरो जो संकरे है उसके कंधे वाले, संकरा जो कंधे वाली औरत है उसमें ऐसी श्रोणि से प्रसव के समय परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और देखिए ऐसे श्रोणि से, ऐसे अगर पेल्विस के साथ कोई महिला है तो उसको जो है प्रसव के समय परेशानी उत्पन्न हो सकती है। देखिए गायनेकोइड छोड़ के परेशानी सब में होता है, बट जो इस सब एंथ्रोपॉइड में थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे देख लीजिए गायनेकोइड जो होता है यह काफ़ी बेहतर होता है, एक नॉर्मल संरचना में होता है, ठीक है, नॉर्मल संरचना में होता है, समझ गए ना चीज़ों को। उसके बाद एंड्रॉयड होता है जो बेचारा नॉर्मल रहता है, समझ गए, यह पुरुषों के लिए बेहतर होता है। इसका ये जो ब्रीम आप लोग देखिए यहाँ पे गायनेकोइड, ग्रीक भाषा गायनी वोमैन, ठीक है, नॉर्मल फीमेल टाइप ऑफ पेल्विस, ऑप्टिमल शेप फॉर चाइल्ड बर्थ, मतलब गायनेकोइड पेल्विस जो होता है सभी नॉर्मल महिलाओं में लगभग पाया जाता है
और यह बच्चे के जन्म के लिए काफ़ी ऑप्टिमाइज होता है। तो इसका ब्रीम भी जो है ठीक ठाक होता है, ठीक है, इसका सब चीज़ ठीक रहता है। लेकिन एंड्रॉयड जो होता है यह टाइपिकली सेफ फॉर मेल या मेल के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। एंड्रो मतलब मैन, और इसके बीच वाला और इसके ही बीच वाला दोनों में देख लीजिए अंतर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एंथ्रोपॉइड यह ह्यूमन मनुष्य, एंथ्रोपोस ठीक है ह्यूमन मनुष्य, यह मनुष्य में पाया जा सकता है। यह स्त्री पुरुष किसी में हो सकता है, जो स्त्री ज़्यादा लंबा होगा, संकरा कंधा का होगा, उसमें यह पाया जाएगा। लेकिन ये बच्चे के जन्म में दिक्कत करता है, ठीक है। प्लेटीपेलोइड यह जो होता है प्लेटीपेलोइड मतलब यह सपटा होता है, देख लीजिए सपाट होता है, चौड़ा होता है, सपाट होता है, ठीक है, और यह कम गहरा रहता है, ठीक है। इससे बच्चा हो सकता है कोई दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत वाला संभावना जो है यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। तो ए वाला ठीक होता है, ए वाला में ज़्यादा दिक्कत करता है। बातें को आप लोग समझ जाइए, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन है, गायनेकोइड पेल्विस, समझ गए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।